सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। तो मियां शहबाज शरीफ साहब थे जो गुफ्तगू कर रहे थे, इनकी गुफ्तगू से मुताल्लिक भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और साथ ही साथ आज मेयर कराची वसीम अख्तर ने मेयर की हैसियत से अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें वो ज़्यादा ही जज्बाती होकर रो भी पड़े। कराची के आवाम सड़कों पर पड़े गढ़ों में गिरकर मरते रहे, लेकिन मेयर कराची ना रोए। मासूम बच्चों को गटरों ने निगल लिया, लेकिन मेयर कराची ना रोए। नालों का पानी लोगों के घरों तक, यहाँ तक कि मस्जिदों में दाखिल हो गया, लेकिन मेयर कराची फिर भी ना रोए। कराची में जब भी बारिशें होती हैं, मोहल्ले नाले बन जाते हैं और वसीम अख्तर हर चीज़ में आवाम को डॉज देकर मलबा सिंध हुकूमत पर डालकर बरी हो जाते हैं। मगर बिलाखिर आज मेयर कराची की आंखें भी नम हो ही गईं, लेकिन आवाम के लिए नहीं बल्कि कुर्सी जाने के गम में रोना रोया भी तो फंड्स का, ना कि शहरियों की परेशानी का। सलाम ऐसी हिम्मत को जो मुद्दत खत्म होने से 3 दिन पहले भी नए मंसूबों का ऐलान कर रहे हैं। कौन से मंसूबे हैं, जरा आप भी सुनिए। यहाँ के मकीन जितने रिहायशी लोग हैं उनको मुबारकबाद पेश करूंगा। बड़ी मुश्किल से आखिरी वक्त में हमें कुछ अमाउंट फेडरल गवर्नमेंट से मिले हैं। हमारी पार्टी ने इश्यूज सामने रखे, उनकी प्रायोरिटी बनाई कि कौन कौन से इलाके में क्या क्या काम होना चाहिए। पहली स्कीम जो है वो इमाम बारगाह मासूमिया हसन कॉलोनी लियाकताबाद जोन की है। इसकी सड़क का बहुत बुरा हाल था, इसको बेहतर कर रहे हैं हम। तो जिस तरह कराची में बल्दियाती इंतखाबात से पहले सबको आवाम की याद आ रही है, बिल्कुल उसी तरह वफाकी हुकूमत को इस वक्त नवाज शरीफ की याद सता रही है। वुज़रा के ट्वीट्स हों, प्रेस टॉक्स हों, हर जगह अब सिर्फ मियां नवाज शरीफ की वापसी की बातें हो रही हैं। तो मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं और उनसे गुफ्तगू करते हैं कि मियां साहब की वापसी के बारे में उनके पास क्या इत्तलात हैं। राना साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला, आपको वेलकम करेंगे अपने प्रोग्राम में। मियां साहब कब वापस आ रहे हैं? ज़ाहिर है वफाकी हुकूमत में शामिल हर नुमाइंदे का एक ही सवाल। देखें, मियां साहब अपनी मर्जी अपनी टाइमिंग के जो है के ऊपर वापस आएंगे और जब वो समझेंगे कि उनकी सेहत जो है वो ठीक है, अब उन्हें फर्दर जो है वो डॉक्टर्स की जो है वो सुपरविजन की ज़रूरत नहीं है, या डॉक्टर साहबान जब समझेंगे कि ही इज़ फिजिकली फिट ना हो, तो वो फिर इंशाल्लाह उसके मुताबिक जो है वो वापस आ जाएंगे। लेकिन राना साहब, जिस तरह चहलकदमी की वीडियोस आ रही हैं, कुछ तस्वीर भी आ रही हैं, हल्का फुल्का कुछ ना कुछ मियां साहब बाहर खाते पीते भी दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ एक तासुर ये जन्म ले रहा है कि अब शायद सेहत बहुत बेहतर है उनकी। नहीं, माशाल्लाह उनकी सेहत जो है वो बहुत बेहतर है, इसीलिए उन्होंने अपने इलाज के साथ साथ इस दूसरा इलाज भी शुरू कर दिया है, और जिससे हुकूमत को बड़ी बौखलाहट हुई है और अब ये भागे कर रहे हैं और जो है वो कभी कोई बयान दे रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं। तो वो इंशाअल्लाह ताला दोनों, अपना इलाज भी और हुकूमत का इलाज, दोनों इलाज बेयक वक्त मुकम्मल करके तो इंशाअल्लाह ताला वापस आ जाएं और ये इलाज दोनों जल्द मुकम्मल हो जाएंगे। तो राना साहब, जैसा आप कह रहे हैं कि हुकूमत की बौखलाहट में उनकी सेहत देखकर इजाफा हो रहा है, तो वो यहाँ आकर मजीद बौखलाने का मौका क्यों नहीं दे रहे हुकूमत को? वापस आएँ और फिर यहाँ से अपनी पार्टी को लीड करें। हाँ, अब ये फैसला तो उन्होंने करना है कि वो वहाँ से इनको ज़्यादा जो है वो बुखलाहट का शिकार रख सकते हैं या यहाँ आके रख सकते हैं। तो वो इस बारे में जहाँ पे ज़्यादा वो समझेंगे कि ज़्यादा मुनासिब है तो उसके मुताबिक वो फैसला करेंगे। यहाँ भी उनका अपना मुल्क है, उन्हें वो वीज़ा लेने की ज़रूरत तो नहीं है ना, जब आना चाहेंगे वापस आ जाएंगे। सही, तो फिर अभी पार्टी की लीडरशिप वहीं से अभी बैठ के कुछ महीने तक तो यानी आपके ख्याल के मुताबिक अभी वहीं से संभालेंगे? अभी मरियम साहिबा ने मौलाना साहब के जो गिले थे और आप लोगों ने सबने मिल मिला के वो दूर कर दिया, वो जो हिदायत दी थी उन्होंने? जी बिल्कुल नहीं, देखें बात ये है कि पार्टी ने तो अल्टीमेटली फैसला तो वही होना ना जो मियां नवाज शरीफ साहब का फैसला है। तो उन्होंने जो तय किया है मियां मौलाना फजल रहमान साहब से, तो पार्टी जो है वो उनको मिल के मौलाना को पूरी यकीन दहानी कराने जा रही है कि हम उस अंडरस्टैंडिंग के साथ हैं जो उनकी मियां साहब के साथ हुई है। तो उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि APC अब जल्द हो जाएगी। सही, लेकिन
ज़ाहिर राना साहब, आज जो शहबाज शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने हुकूमत की 2 साल कारकर्दगी जो उनके मुताबिक थी वो तो आवाम के सामने रखी, लेकिन फिर मुराद सईद साहब का भी उस पर एक जवाबी ट्वीट आया जिसमें वो कह रहे हैं कि शहजाद अकबर के जो सवालात थे उसका जवाब नहीं दिया शहबाज शरीफ साहब ने। वो जो उन पर गारंटर वो बने थे मियाँ नवाज शरीफ के, उस पर भी उनकी जानिब से कोई बात नहीं की गई। वो दोनों गलत हैं। जो शहजाद अकबर साहब ने सवाल किए थे वो मियाँ शहबाज शरीफ साहब से मुतल्लिक़ है ही नहीं कोई सवाल। और जहाँ तक गारंटर की बात है तो जब मियाँ शहबाज शरीफ ने गारंटी कोई नहीं दी तो वो उसका जवाब क्यों दें? नहीं, वो जिस मामले पर शहजाद अकबर साहब को लंदन की अदालतों में केस करना था वहाँ पर तो वो केस नहीं किया उन्होंने, लेकिन पाकिस्तान आकर भी उस सिलसिले में उन्होंने कोई कार्रवाई की नहीं। वो केस उन्होंने किया है वहाँ पे। अच्छा। हाँ, लंदन में उन्होंने उस अखबार के खिलाफ जो है वो हत्या इज़्ज़त का दावा किया है। और यहाँ पे भी जो है वो इसी तरह की एक बात के ऊपर जो है वो उन्होंने डैमेजेस क्लेम किए हुए हैं, उसमें ये पेश नहीं हो रहा है। रोज़ कोई ना कोई बहाना बना के जो है वो तारीख ले लेते हैं। यहाँ पे भी 10 अरब रुपए का हजाना उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म और कुछ और लोगों के खिलाफ किया हुआ है। सही। तो फिर राना साहब, अब ये APC की हर थोड़े दिन में कोई नई तारीख आ जाती है। ईद के बाद सुन रहे थे गुजर गई, बकरा ईद गुजर गई, अब ये मुहर्रम आ रहे हैं। इससे पहले कोई APC की तैयारी हो रही है? इसके बाद 9-10 मुहर्रम के बाद कोई प्लान है APC का? बिल्कुल बिल्कुल प्लान है और इंशाअल्लाह जो है वो APC होगी। लेकिन हुकूमत को जो है वो इसी तरह से जो है ना वो ट्रक की बत्ती के पीछे लगाए रखेंगे। ये APC की डेट ढूंढती रहेगी और फिर एकदम APC की डेट जो है इनके सामने आ जाए। लेकिन हाँ साहब, इस APC की क़यादत से नून लीग भी भाग रही है। कल एहसन इकबाल साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, उन्होंने कहा कि मौलाना ही इसकी क़यादत संभालें। बिलावल भुट्टो भी ये कह चुके कि मौलाना ही क़यादत संभालें। शहबाज शरीफ साहब कह चुके कि बिलावल भुट्टो साहब आप ये जिम्मेदारी उठाएं। तो ये कन्फ्यूजन क्यों पैदा हो रही है इसमें? नहीं, देखें, उसमें या तो ये है ना कि APC को जो है वो एक डेमोक्रेटिक इत्तेहाद की सूरत इख्तियार कर ले, जिस तरह से MRD थी या ARD थी जी। तो अगर ऐसी सूरत हुई तो बिल्कुल उसकी सदारत जो है वो PMLN का हक है, PMLN संभालेगी। लेकिन अगर सिर्फ APC ही रहती है और कोई इस तरह का इत्तेहाद वजूद में नहीं आता तो फिर तो ऐसे ही है ना कि फिर जो एक रहबर कमेटी के साथ साथ एक सरबराह कमेटी होगी तमाम पार्टी के सरबराहान की, वो कमेटी मुश्तरका तौर पे जो है वो सरबराही करेगी। फिर किसी इंडिविजुअल को तो हक ये नहीं पहुंचता कि वो अपने आप को जो है सबका सरबराह खुद ही जो है वो मुकर्रर कर ले। सही। अच्छा राना साहब, गुलाम सरवर खान साहब जो वज़ीर हवाबाजी हैं, आज उन्होंने भी बड़ी गुफ्तगू की और ज़ाहिर है आपके अदवार से मुताल्लिक की। क्या कहा उन्होंने, ज़रा उनका एक जुमला सुन लीजिए, फिर मैं इस पर आपसे सवाल करता हूँ। 35 साल इस मुल्क को बेदर्दी के साथ दोनों हाथों से लूटा है और स्वाय लूटने के इनका कोई काम नहीं था। वो डाकू हैं, वो चोर हैं, वो इस मुल्क के दुश्मन हैं। उन्होंने लूटा है इस मुल्क को, खून चूसा है इस गरीब कौम का, वाजिबुल कत्ल हैं वो लोग। जी राना साहब, ये तो कह रहे हैं जो पिछले 35 साल में जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है, जिनकी हुकूमतें रही हैं, ज़ाहिर है आपकी और नून और पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, और उन अदवार में ये खुद भी कभी कभी वज़ीर रहे हैं 1993 से 96 तक, फिर 2004 से 7 तक। तो ये कह रहे हैं कि वो तमाम लोग वाजिबुल कत्ल हैं जो इस लूट मार में मुलव्विस हैं। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? देखिए, मेरा ख्याल है कि इनका जो है वो तिब्बी और जहनी मुलाजा कराया जाना चाहिए और इनकी जहनी सेहत जो है उसके मतलब मुझे तो शदीद तहफ़्फ़ुज़ात हैं। पहले भी इन्होंने इसी तरह का खुद कुछ हमला किया था PIA के ऊपर, वो इन्होंने तबाही कर। तो अब ये किसी के ऊपर हमला ना कर दें या खुद अपने आप ही को खुदकुशी का मुर्तकब ना हो जाए, तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट को भी चाहिए या इनकी फैमिली को चाहिए कि इनका जो है ना वो किसी ज़हनी अमराज के डॉक्टर को इनको दिखाएं। सही। लेकिन राना साहब, ज़ाहिर जो एहतसाब की अक्रॉस द बोर्ड बात होती है उसमें अब ज़ाहिर अपोजिशन ये इल्ज़ाम लगाती है कि हुकूमत के लोगों पर एहतसाब का शिकंजा उस तरह से सख्त नहीं है, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता कुछ लोगों की जानिब नैब की भी, एहतसाब के इदारों की भी अब तवज्जो जा तो रही है, कुछ कुछ केसेस सामने आ तो रहे हैं। नहीं, वो सारा ब्लफ है वो। सही। अच्छा राना साहब, जरा साथ ही रहेगा रियाज। जी आप बात कीजिएगा मुकम्मल। वो सिर्फ गवर्नमेंट है। चले राना साहब, जरा साथ ही रहेगा। रियाज फतियाना साहब को भी जरा गुफ्तगू में शामिल कीजिए। वापस भी आता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। रियाज साहब, ये एहतसाब की जो बात होती है, अभी मौजूद है राना साहब भी हमारे साथ, ये आपके लोगों पर बहुत हौला हाथ है, नैब का, दीगर इदारों का भी,
ऑपोजिशन पर बड़ा सख्त हाथ है। पहले इस पर अपना कमेंट कर दीजिए, फिर मजीद भी सवाल लेके आता हूँ मैं आपकी तरफ। मेरा ख्याल ऐसी बात नहीं है। वज़ीर आला पंजाब को तलब किया गया, हमारे कुछ अरकान असम्बली को तलब किया गया, हमारे 2 वज़ीर जो मौजूदा वज़ीर थे उनको अरेस्ट किया गया। तो ये सारी बातें हैं, इससे ये नहीं कहा जा सकता कि ये यकतरफ़ा एहतसाब हो रहा है। एहतसाब की ज़द में सभी लोग हैं। दूसरा ये कि ज़्यादातर जो 90% केसेस हैं वो दोनों बड़ी पार्टीज़ ने एक दूसरे के ख़िलाफ़ बनाए थे, और मौजूदा हुकूमत ने तो 10% केसेस भी नहीं बनाए। तीसरा ये कि नैब का इदारा जो है वो उस वक्त मोहतरम प्राइम मिनिस्टर और मोहतरम क़ायद हिज़्ब इख्तिलाफ़ ने मशावरत से आइनी रिक्वायरमेंट पूरी करते हुए उनकी नामजदगी की थी, और तमाम तर भर्ती भी पिछले दौर की है। दौर में ना कोई बंदा भर्ती हुआ है, ना कोई बंदा नामजद हुआ है, ना कोई ख़ास बड़े केसेस बनाए गए हैं। इसलिए ये इल्ज़ाम नहीं लगाया जा सकता कि नैब सही। चलें रियाज साहब, इस पर तो आपका पॉइंट आ गया। जो मियाँ साहब की वापसी का बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, उस पर आपके वज़रा ट्वीट्स भी कर रहे हैं, वहाँ की वीडियोज़ और तस्वीर भी शेयर कर रहे हैं। तो अब क्या तैयारी कर रखी है आपने वहाँ से लाने की? कोई ऐसा मुआहदा दोनों ममालिक के दरमियान हुआ है कि आप लोग अब रब्ता कर सकते हैं मियाँ साहब की वापसी का? जी, मियाँ नवाज़ साहब अगर मुल्क आने चाहें तो इस मुल्क के शहरी हैं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हैं, एक जमात के वो रहनुमा हैं, तो उनको कौन रोकेगा? वैसे भी इलाज के लिए बाहर गए थे। उनकी मर्जी की बात नहीं हो रही रियाज साहब, आपकी मर्जी की बात हो रही है कि आपकी हुकूमत और आपके वज़रा उनको वापस लाना चाहते हैं ना, कि अब उनकी वो जो मुद्दत थी ज़मानत की वो ख़त्म हो गई। गुजारिश ये ना कि ये तो फ़ैसला डॉक्टर ने करना है। अगर वो बीमार हैं और वो वहाँ का मेडिकल बोर्ड उन्हें लिख कर भेजता है तो हो सकता है उनकी ज़मानत एक्सटेंड हो जाए, और अगर वहाँ का मेडिकल बोर्ड कह दे कि वो सेहतयाब हैं या फिर वो ख़ुद वापस आना चाहते हैं, मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक शायद वो ख़ुद ही वापस आ रहे हैं, तो इसमें जब वापस आ ही रहे हैं तो फिर कब वापस आ रहे हैं? क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास? इसी महीने, अगले माह कब वापस आ रहे हैं? मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब सीनियर रहनुमा है, माशाल्लाह बहुत कादावर शख्सियत हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, वो इस पर बेहतर तबसरा कर सकते हैं। मैंने सुना है कि वो वापस आना चाह रहे हैं या आ रहे हैं, तो अगर वापस आते हैं तो उसमें हुकूमत को तो कोई तशवीश नहीं है, और हम चाहेंगे कि वापस आएँ और अपनी जमात की क़यादत करें। इसमें तो दूसरी दो राय नहीं हो सकती। नहीं रियाज साहब, वापस उनके आने पे हुकूमत को तो कोई तशवीश नहीं है, उनके वापस ना आने पे हुकूमत को तशवीश है ना, कि अब उनको 8 माह हो गए हुए। आप कह रहे हैं कि डॉक्टर्स लिख कर दें, तो अब जो आपके यास्मीन राशिद साहब ख़ुद डॉक्टर हैं, वो और दीगर वज़रा भी आपको सभी लोग ये बात कर रहे हैं कि वो उस वक्त जाली रिपोर्ट्स थी, वो कोई गड़बड़ की गई थी, उसके ज़रिए वो बाहर गए। तो डॉक्टर्स तो ख़ुद उस वक्त के वो जो थे वो जाली रिपोर्ट्स में मुलव्विस वगैरह थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की आपने, जो आपके वज़रा ये बातें कर रहे हैं? जी, अभी तो वो बरतानिया में है ना, अभी तो पाकिस्तानी डॉक्टर्स का रोल नहीं है। अब तो बरतानिया के डॉक्टर्स ही फैसला करेंगे कि वो सफ़र अगर कर सकते हैं तो उनको आना चाहिए वापस, और अगर नहीं सफ़र कर सकते तो वो नहीं आएंगे। तो ये मेरा ख्याल है मामला मेडिकल का है और वो अदालत का है, और अदालत अगर उनको वापस बुलाती है तो उनको आना चाहिए। अगर मेडिकल बोर्ड यूके का कह देता है कि वो बिल्कुल फिज़िकली फ़िट हैं तभी उनको आना चाहिए। लेकिन अब ये रज़ा कराना तौर पर वापस आते हैं या कोर्ट के तलब करने पे वापस आते हैं, तो मेरा ख्याल इसका हमें इंतज़ार करना चाहिए कि क्या वो फ़ैसला करते हैं। सही। चलें रियाज साहब, आप साथ ही हमारे राना साहब भी हमारे साथी हैं। ज़रा आज कौमी असम्बली में जो हुआ, शाहिद खाकन अब्बासी और शाह महमूद कुरैन, ज़रा उसकी एक झलक देख लीजिए, फिर इस पर आपसे सवाल करता हूँ। अनइलेक्टेड किराए के वजीर को बुलाकर यहाँ पर पूरे हाउस की तस्दीक की गई, लीडर ऑफ द अपोजिशन पर इल्ज़ामात लगाए गए, नाम लेकर चोर आपका बाप है। जी रियाज साहब, शाहिद खाकान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं और हुकूमती बेंचेस से चोर चोर के नारे बुलंद हो रहे हैं, फिर उन्होंने भी जवाब दे दिया। तो ये किस तरह का माहौल बना दिया कौमी असम्बली में, जहाँ अवामी मसाइल पर बात होनी चाहिए वहाँ एक दूसरे की ज़ातियात पर बात हो रही है? मेरे ख्याल कौमी असम्बली का माहौल पिछले साल ज़्यादा ही तशवीशनाक हद तक ख़राब था। अब तो हालात पहले से बहुत बेहतर हैं और एक दूसरे की बात सुनी भी जाती है। छोटा मोटा दुनिया के हर पार्लियामेंट में होता है हंगामा छोटा मोटा, इस पर एक ऐसी कोई तशवीश वाली बात नहीं है। पाकिस्तान में जमहूरियत मुस्तहकम है और आगे की तरफ बढ़ रही है, और जो वो जिनका जिक्र किया गया तो वो मशीर हैं, और आइनी तौर पर जो मशीर होता है उसको इससे काक हासिल है कि असम्बली का इजलास भी अटेंड कर सकता है और उसमें बात भी कर सकता है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि ये तो जस्ट क्योंकि जब अपोजिशन और गवर्नमेंट आमने सामने होती है तो ऑब्वियसली थोड़ी बहुत तलखी हो जाती है, तो इसमें कोई ऐसी कोई लिमिट क्रॉस किसी ने नहीं की। मेरा ख्याल छोटा मोटा झगड़ा होता रहता है, इस पर कोई दुनिया के हर पार्लियामेंट में होता है।
तो पाकिस्तान में कोई ऐसी नई बात नहीं होगी। सही, चलें रियाज साहब साथ रहिएगा। निसार खोड़ो साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा वो भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। निसार साहब, बिलावल भुट्टो जरदारी कब से ये बात कर रहे हैं कि ये हुकूमत अब जा रही है, जाने वाली है, हम तहरीक शुरू कर रहे हैं, 2 साल गुजर गए हैं, अभी तक तो हुकूमत नहीं गई है, क्या प्लान कर रहे हैं आप लोग? हमने ये कभी कहा क्या जो जिस तरह से लोगों को इसने मुसीबत में डाला हुआ है, जिस तरह से बेरोज़गारी कम नहीं करा सका, जिस तरह से महंगाई कम नहीं करा सका, जिस तरह से पेट्रोल की कीमतें बढ़ाए जा रहा है, जिस तरह से डॉलर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, जिस तरह से FBR नाकाम हो रही है, जिस तरह से दूसरी डेवलपमेंट की स्कीमें नहीं बन रही हैं, इस बुनियाद पर लोगों की ये आहो पुकार चली जा रही है कि ये इससे हम तंग आ गए हैं, इस हुकूमत से, इन्होंने हमें दुख ही दिए हैं, कोई तब्दीली नहीं आई। अगर तब्दीली आई भी आई है फॉर द वर्स्ट आई है, फॉर द बेटर नहीं आई। इस बुनियाद पर हर एक पॉलिटिकल पार्टी ये कह सकती है कि ये ज़्यादा हुकूमत नहीं ठहर सकती। अगर बिलावल साहब ने कहा या किसी और ने कहा, ये सारी पॉलिटिकल पार्टियां कह रही हैं जो मुखालिफ में बैठी हैं, वो इसको फुल टर्म के लिहाज से शायद नहीं कर रही, लेकिन उनकी अपनी, हम नहीं चाहते कि जी फुल टर्म की बात हो, हम तो कहते हैं इलेक्शन हो जाए। हम ये नहीं चाहते कोई महलाती साजिश हो और कोई एक चला जाए और दूसरा आ जाए। हम चाहते हैं बाबा इस कौम को मौका दो कि फिर से टाइम से पहले वो इलेक्शन करा लो और फिर लोग, तो वक्त से पहले आप चाहते हैं इलेक्शन हो जाए निसार खोड़ो साहब, लेकिन जब कौमी असम्बली में कानून साजी होती है, बिल्स पास होते हैं, उस वक्त आपके पास मौका होता है आप बाइकआउट करें, लेकिन उस वक्त तो आप हुकूमत का साथ देते हैं। मौलाना को भी यही शिकवा है आपसे? ये क्या मामला है कि पाकिस्तान हम सब का है, पाकिस्तान सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है। अगर पाकिस्तान पर इंटरनेशनली कुछ ऐसी बातें हैं जो उसकी सलामती के लिए बेहतर हैं, तो हम तो कहते हैं ना कि हमारी अपोजिशन जो है वो कंस्ट्रक्टिव है, वो कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन है। जो मुल्क के मुफाद में बात होगी, जो इंसाफ और आइन के मुतकाजी होगी, उसकी तो हम सपोर्ट करते रहें। यहाँ सूबाई असेंबली सिंध में पता नहीं, हुकूमत में पीपल्स पार्टी है, लेकिन बहुत से ऐसे बिल आते हैं जिस पे अपोजिशन उस पर साथ देती है और ये बिला मुकाबला हो जाते हैं, यकराय सब मुत्तफिक तौर पर हो जाते हैं, रेजोल्यूशंस और कानून भी बन जाते हैं। अगर वहाँ असेंबली में बने कानून, ठीक है। चले निसार साहब के वापस आता हूँ। जो सवालात आपने उठाए हैं, जरा इसका जवाब रियाज फतियाना साहब से ले रहे हैं। रियाज साहब, महंगाई ये कह रहे हैं बहुत बढ़ चुकी है, बेरोजगारी बढ़ चुकी है, मईशत डूब रही है, खारजा पॉलिसी इनकी नज़र में नाकाम हो चुकी है, और अब वक्त से पहले चाहते हैं कि इलेक्शन दोबारा हो और आवाम एक बार फिर अपने लीडर्स को चुने, क्या कहेंगे? निसार खोड़ो साहब मेरे अच्छे तल्लुकदार हैं, मैं उनका बहुत एहतराम करता हूँ। ये वही बात कर रहे हैं दुनिया की हर मुल्क पार्लियामेंट में अपोजिशन करती है, और पाकिस्तान की पिछली 70-72 साल तारीख उठा कर देख लें, जब भी असम्बली आई है तो उसमें जो अपोजिशन रहनुमा होता है इसी किस्म की तकरीर फरमाते हैं। तो ये कोई एक रवायती इल्ज़ामात हैं कि महंगाई हो गई है। ज़ाहिर हालात के साथ साथ कभी 4 रुपये का डॉलर था पाकिस्तान में, अब 168 के करीब डॉलर है, तो महंगाई तो होगी, और सप्लाई और डिमांड के लेकिन रियाज साहब, इस दौरे हुकूमत में जिस तरह ओवरनाइट डॉलर की कीमत बढ़ी है, जिस तरह महंगाई बढ़ी, इस तरह माजी में तो कभी नहीं हुआ इतना बड़ा फ़र्क, 115 से 170 रुपये। जी, माजी में भी आटा भी शॉर्ट होता रहा है, चीनी भी शॉर्ट होती रही है, जो तो ऐसी कोई नई बात नहीं है। तो 1951 की पहली मरदमशुमारी में वेस्ट पाकिस्तान की आबादी 1.5 करोड़ थी, अब 22 करोड़ है। जब खाने वाले ज़्यादा होंगे, पैदा करने वाले कम होंगे, तो महंगाई तो होगी ना। और दूसरा ये कि हुकूमत को चला जाना चाहिए, नए इंतखाबात करवाए जाएँ। कौन नए इंतखाबात करवाएगा? असम्बली तोड़ने का अख्तियार या वज़ीर आला को है या वज़ीर आज़म को है, और किसी को तो है नहीं। 58(2) भी तब ख़त्म हो चुकी, अब सदर के पास तो अख्तियार है नहीं। अब इन हालात में वज़ीर आज़म और वज़ीर आला क्यों असम्बली तोड़ेंगे? अगर वो कोई ऐसा तजुर्बा करना चाहते हैं तो सिंध के वज़ीर आला इसको टेस्ट कर सकते हैं। वो अपनी सूबाई असम्बली अगर तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं, वहाँ भी इलेक्शन हो सकता है। उससे अंदाज़ा हो जाएगा कि किस जमात की मकबूलियत कितनी है। एक टेस्ट तो हम कराची में कर लेते हैं। कराची में हमारे 14 MNAs हैं, कराची की सबसे बड़ी पार्टी हमारी पार्टी है। तो सिंध में भी मेरा ख्याल है कि अभी जो कराची डूबा हुआ था, जिस तरीके से हर चीज़ गले गले तक लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया, आखिर फेडरल गवर्नमेंट को मदाखलत करना पड़ी, और वहाँ पे अब जॉइंट सिस्टम शुरू किया गया है। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को इन्वॉल्व किया गया, फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन को आगे लगाया गया।
MKM तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी को मिला के ये वहाँ पे मसाइल हल करने के लिए सियासत को एक बाला ताक रखते हुए हमने वहाँ पे दस्ते तावन आगे बढ़ाया है और कहा है कि जो कुछ हमारी जेब में पॉकेट में पैसा हुकूमत के ख़जाने में हम हाजिर हैं कराची के लिए, पाकिस्तान का हिस्सा है, बहुत बड़ा शहर है। रियाज साहब, ये तमाम फैसले करने में ऐसा नहीं लगता कि बड़ी देर कर दिया आपने? ये 14 MNA आपके तो 2 साल से हैं, लेकिन ये 2 साल बाद अब वफाकी हुकूमत को होश आया कि कराची में भी कुछ करना है। जी, हम चाहते थे 18वीं तरमीम के बाद सारा कुछ डिवॉल्व हो चुका है, सारे मामला जो हैं हर किस्म के, एजुकेशन, हेल्थ, सड़कें, पानी, सफाई, वो तो ये बल्दियाती निज़ाम या फिर सूबाई हुकूमत का काम है। अगर हम पहले मदाखलत करते थे, ये कहते हमारे मामला में मदाखलत हो रही है। अब जब कराची के लोगों ने शोर मचाया, रोना शुरू किया है, उनका रोना धोना देखा नहीं गया और इस वक्त हमारी हुकूमत ने मदाखलत की और आगे बढ़े हैं और इस पर अब मेरा ख्याल है कि सियासत से हट के अब मिलजुल कर चल रहे हैं वहाँ पर। अगर ये वसीम अख्तर जो हमारे साबिक़ MNA भी हैं और कराची के लॉर्ड मेयर थे, उनके हाथ पाँव ना काट देते, उनको काम करने देते, उनको इंतज़ामिया की सपोर्ट देते, फिनंशियल सपोर्ट देते, कराची के हालात ये ना होते। मेरा ये ख्याल है कि हमें चाहिए कि अपने अपने सूबों को, अपने अपने हालात को देखें तो फिर किसी पे इल्ज़ाम लगाएं। खोड़ो साहब का मैं ज़ाती बेहतराम, मैंने पहले कह दिया कि बहुत एहतराम का रिश्ता मेरा इनसे है। मैं तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर रहा हूँ, मैं इनकी ज़ात पे तनकीद नहीं कर रहा। तो ये है कि चाहिए कि हमें मुस्तहकम जमहूरियत के लिए और इंसानी हकूक़ के लिए और गुड गवर्नेंस के लिए काम करना चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए। हम तो इनकी हैसियत को मानते हैं कि सिंध में इनकी हुकूमत है, अवाम ने इनको मुंतखब किया है। इन्हें भी चाहिए कि बाकी हुकूमतों को जिनको अवाम ने मैंडेट दिया है उनको तस्लीम करें। अब आज भी आज़ाद कश्मीर में और असम्बली टूट गई है, गिलगित बल्तिस्तान में नून लीग के मैंडेट को तस्लीम करते रहे हैं और कोई मुदाखलत हुकूमत ने नहीं की। तो इस तरह इन्हें भी चाहिए कि ये 5 साल इंतज़ार करें। 3 असम्बलियाँ 5-5 साल पूरी कर चुकी हैं, 2002 की असम्बली, उसके बाद ठीक है। चलें फतियाना साहब, आपको पॉइंट आ गया। ज़ाहिर खोड़ो साहब ने थोड़ी देर से ज्वाइन किया तो मियां नवाज़ शरीफ से मुतालिक जो गुफ्तगू हो रही थी वो इनसे नहीं हो सकी। आखिर इस सेगमेंट के आखिर में खोड़ो साहब से मियां नवाज़ शरीफ से मुतालिक एक सवाल कर लें। खोड़ो साहब, मियां नवाज़ शरीफ लंदन से वापस आएंगे, यहाँ आकर अपनी पार्टी संभालेंगे, या वो लंदन में ही रहकर उसी तरह से पार्टी चलाना चाहते हैं जिस तरह बानी मुत्तहिदा चलाते रहे? पहले तो ये हुकूमत बताए कि उनको ECL पे जाने क्यों दिया, ECL पे जनरल मुशर्रफ को जाने क्यों दिया, चाहे वो नवाज शरीफ ने जाने दिया हो या इमरान खान साहब ने नवाज शरीफ को जाने दिया हो। मुझे ये बताए हुकूमत उनको जाने क्यों देती है और फिर उसके बाद रोना किस चीज़ का? जाने खुद दे देते हो और उसके बाद बैठ के कहते हो। अगर वो नहीं आते तो लोगों की बात है कि लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे, लोगों की बात है कि जनरल मुशर्रफ के लिए क्या सोचेंगे, लोगों के ऊपर है कि कल को वोट के टाइम पर हुकूमत पहले जाने देती है और उसके बाद फिर शोर मचाती है। जी अब खोड़ो साहब तो ये कह रहे हैं कि हुकूमत के हाथ में होता है, हुकूमत पहले जाने देती है उसके बाद फिर शोर मचाती है। जी, इसका जवाब तो राना सनाउल्लाह साहब देंगे, क्योंकि परवेज़ मुशर्रफ साहब जब गए हैं उस मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, और अब जो गए हैं मियां नवाज शरीफ साहब तो वो मेडिकल बोर्ड की रिकमेंडेशन थी, अदालत ने उनको बेल आउट किया, तो हुकूमत ने नहीं भेजा, वो तो अदालत के हुक्म के तहत बाहर गए हैं और हुकूमत ने एहतराम किया अदालत के हुक्म का भी और साथ साथ अदालती। और वैसे भी हम तो नहीं समझते कि सियासत। ठीक है, चलो रियाज साहब, एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जब वापस आती बात करते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। रियाज फतियाना साहब, निसार खोड़ो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। रियाज साहब, जिस तरह आप गुज़िश्ता दौरे हुकूमत में 2014 में वो धरना देने निकले थे, फिर वो 126 दिन तक वो धरना रहा, अगर इसी तरह ये APC में तय होता है कि ये तीनों बड़ी जमातें अपोजिशन की, मौलाना साहब की जमात, नून लीग और पीपल्स पार्टी आपके खिलाफ उसी तरह की तहरीक सड़कों पर चलाती है, तो आपकी हुकूमत तैयार है, रोकेगी तो नहीं इनको? देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 126 दिन के धरने से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं गई थी। इसका मतलब ये होगा कि धरना देने से हुकूमतें तब्दील नहीं होती। दूसरा ये कि अभी मौलाना साहब ने धरना दिया था इस्लामाबाद में, बिलाखिर वो नाकाम रहा, उनको वापस लौटना पड़ा।
तीसरा ये है कि अगर मौलाना साहब धरना ना देते तो कश्मीर की तहरीक जिस तरह उसका मोमेंटम पकड़ा था उसने और तहरीक दुनिया में कामयाब होने जा रही थी वो रुकती नहीं और तवज्जो आवाम की तब्दील ना होती और दुनिया की तब्दील ना होती। और चौथा ये कि मैं नहीं समझता कि अपोजिशन के अंदर ऐसी सोच पाई जाती है कि धरना दें, वो भी हालात में जबकि कोरोना वायरस का इशू है तो ये भी तो ख़तरा है ना कि उसमें जब धरने में बैठे हों तो एक बीमार भी उसके अंदर आ गया कोरोना वायरस का तो ऐसा फैलेगा कि धरने के तकरीबन 70% लोगों को कोरोना वायरस हो सकता है। तो अपने कारकुनों पर भी इनको रहम करना चाहिए और उनको इम्तिहान में ना डालें और ना यही हालात ही नहीं अभी तो सियासत करने के भी तो इन्हें चाहिए कि आराम से अपने लॉकडाउन जो हुकूमत ने किया था अभी हम फर्दर एक और नए तरफ जा रहे हैं तो इन्हें चाहिए कि SOP पे अमल करें और अपनी ज़िंदगी बचाएं और आवाम की सेहत को भी बचाएं। सही, अभी माहौल नहीं है, बारिशें भी ज़्यादा होंगी इस साल। ठीक है, अभी माहौल नहीं है अपोजिशन के लिए ऐसा कि वो इस तरह की किसी एक्टिविटी में जाए। बहुत शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद थे, निसार खोड़ो साहब हमारे साथ ही रहेंगे, उनसे कराची के मसले पर कुछ बात करनी। आज मेयर कराची वसीम अख्तर ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसकी एक झलक आपको दिखाते हैं, फिर वापस आकर निसार खोड़ो साहब से गुफ्तगू करते हैं। ये तो आज बड़ी जज्बाती प्रेस कॉन्फ्रेंस मेयर कराची वसीम अख्तर ने की। तो निसार खोड़ो साहब, जब से ये 7वां ज़िला बना है तब से ये सिंध की तमाम अपोजिशन की जमातें बहुत ज़्यादा जज्बाती हो गई हैं। क्यों बनाया आपने, क्या मकसद था आखिर इसके पीछे? ज़िले जब बनाते हैं तो आवाम की सहूलत के लिए बनाते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट जो है वो सारी सिंध का सबसे बड़ा ज़िला है, कोई 40 लाख के लगभग पॉपुलेशन है। अब 40 लाख पॉपुलेशन को अगर एडमिनिस्ट्रेशन में काम हो तो सकता है एक ऑफिस काफ़ी नहीं पड़ रहा हो। आपको पता होना चाहिए कि इस तरह से पहले भी वाक़यात हुए हैं। जब हैदराबाद एक बड़ा ज़िला था उसको 4 ज़िलों में तकसीम किया गया था, ये इन्हीं दोस्तों के दौर में। हमने कराची में भी बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन देनी है। पहले कराची के 3 ज़िले थे, फिर 4 बने, फिर 5 बने, फिर 6 बने, आज 7वां बना है। कैमाड़ी पुराना नाम है, कराची की पहचान है और उसमें मुख्तलिफ ज़बान बोलने वाले लोग रहते हैं। हमने आवाम की सहूलत पहुंचाने के लिए एक तो अलग निसार खोड़ो साहब, ये कोरंगी और मलीर को जब आपने जिला बनाया तो वहाँ पर निसार खोड़ो साहब कोरंगी और मलीर में आपने आवाम तक सहूलियात पहुंचा दी, वहाँ आवाम के मसाइल हल हो गए जो ये नया जिला आपने बनाया आवाम की सहूलियात के नाम पर? हाँ ठीक है, ये बात आपकी मानता हूँ कि जी क्या वहाँ के मसाइल सारे हल हो गए, लेकिन कोई बेस लाइन तो है ना। बेस लाइन पे बनाने वाली बातें, ये जो दोस्त बैठ के बोलते रहते हैं, ये क्यों बोलते हैं कि जी कराची को अलग करो, बाकी सिंध को अलग करो तो कराची के मसले हल हो जाएंगे। मैं इसलिए कह रहा हूं, अक्सर वो डिमांड करते थे एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स किसको कहते हैं? डिवीजन को कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट को कहते हैं, सब डिवीज़न को कहते हैं, इस तरह से होते हैं। तो हमने भी एक डिस्ट्रिक्ट बनाया है। अगर डिस्ट्रिक्ट बनाया है तो उसमें आवाम की तकलीफ का हो सकता है कुछ तो अजाला हो जाए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल की पता नहीं कितनी पॉपुलेशन है, छोटा इलाका, पॉपुलेशन ज़्यादा। अब पॉपुलेशन का सहूलत ढूंढना, क्या इसमें मेरी सोच इतनी गलत क्यों समझी जा रही है? लाड़काना को तोड़ा गया, सांगड़ को तोड़ा गया, थरपारकर को तोड़ा गया, ठट्टा को तोड़ा गया, उस पर एतराज़ क्यों नहीं है? अभी एतराज़ क्यों है? वो छोटे ज़िले बन जाएं तो उस पर एतराज़ नहीं है, अगर यहाँ कुछ ज़िला बन जाता है तो उस पर एतराज़ है। ये क्या समझ, ये तुक समझ में नहीं आई। सही, तो लेकिन निसार खोड़ो साहब, अभी के ज़िला वेस्ट की आबादी 40 लाख थी, बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसको 2 ज़िलों में डिवाइड कर दिया गया। तो ये जो गुज़िश्ता मरदमशुमारी हुई थी जिसमें कराची की मुकम्मल आबादी को 1,60,000 ज़ाहिर किया गया था, मजमूई आबादी को, वो दुरुस्त थी? वो आदाद शुमार सही थे? देखें भाई, ज़िले जो बनते हैं ना, एक बनते हैं दूर दराज इलाके एरिया के बुनियाद पर। थरपार का एक बहुत बड़ा एरिया था जिसको हमने 3 ज़िले बना दिए। ठट्टा सिजावल को मिलाओ तो बहुत बड़ा इलाका है,
दादू को देखो तो कराची से शुरू होता है और लाड़काना तक पहुंचता है। ये दादू ज़िला था जिसको अभी जामशोर और दादू बनाया गया। ये सारी चीज़ें एक एरिया पर, दूसरी पॉपुलेशन पर, इस बुनियाद पर ये यूनिट्स बनाए जा सकते हैं। रही बात आबादी की, तो वो सवाल आप मुझसे मत करें, वो सवाल आप नादरा से करें, वो सवाल आप इलेक्शन कमीशन से करें। हमारा एतराज़ था कि हमारे सिंध को कम दिखाया गया है। अच्छा, सिंध में कराची भी है, तो हैदराबाद भी है, तो नवाबशाह भी है, तो मीरपुर खास भी है, तो लाड़काना भी है। दूसरे सिंध को एज अ होल मान लो, ये सूबे की बात कर रहा हूं, जो आइन में सूबा लिखा हुआ है, इसको कहीं और सुकड़ो मत। सिंध की पॉपुलेशन को कम दिखाया गया था, इसके लिए हमारे एतराज़ात हैं। तो खोड़ साहब आप ये कह रहे हैं कि एरिया की बुनियाद पर दराज इलाके फैले होते हैं, उस बुनियाद पर ज़िले बनाए जाते हैं। तो फिर वो जो 18 टाउन से, उस सिस्टम को क्यों ख़त्म किया कराची से आपने? अब आप भी तो छोटे छोटे करके ज़िले ही बना रहे हैं, वो टाउन सिस्टम बेहतर नहीं था फिर? हाँ, आपने बात वही देख ली ना। देखो, अगर इन दोस्तों को एतराज़ है 7 ज़िलों पर, तो 18 टाउन पर क्यों नहीं था? लेकिन हमने उसका जो टाइम लिमिट था वो था 2009 तक। जनरल मुशर्रफ ने कहा था कि ये मैं ऑर्डिनेंस ला रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट का, 2009 तक इसको कोई छेड़खानी नहीं कर सकते। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा था कि मैं अफसरों की तादाद कम करूँगा। उन्होंने कमिश्नर कम कर दिए और हर डिस्ट्रिक्ट में 6-6 अफसर बढ़ गए, 6-6 अफसरान बढ़ गए। आउटपुट जो होना था वो नहीं हो सका। एक ज़िले के वॉरलॉर्ड्स बना दिए गए। एक आमिर ने बनाया था, उसके बाद ये अख्तियार आ गया सूबाई असेंबली में। सूबाई असेंबली ने इसको देखा, जांचा पड़ताल की, महसूस किया कि इसमें ये खराबी है, इसलिए नया कानून उन्होंने बनाया जिसका अख्तियार सूबाई असेंबली को है। और हमें सूबाई खुद मुख्तारी मिली जा चुकी है 18वीं तरमीम पर, जिसके 18वीं तरमीम पर बहुत से लोगों को चिढ़ है। लेकिन उसमें अगर सूबाई खुद मुख्तारी मिल गई है तो सूबाई असेंबली अपने अख्तियारात को इस्तेमाल क्यों न करे और करके यहाँ की आवाम की सहूलतों के लिए प्रोग्राम बनाए। पंजाब में दूसरा निज़ाम है, वहाँ भी तो मुशर्रफ वाला निज़ाम नहीं रहा, सिंध में भी नहीं रहा, केपी में भी नहीं रहा, बलूचिस्तान में भी नहीं रहा, जब दूसरे सूबों में नहीं रहा तो वहाँ 4 रोज के बाद कराची की मुद्दत खत्म होने जा रही है, तो फिर वसीम अख्तर की जगह आप किसको एडमिनिस्ट्रेटर ला रहे हैं आप लोग? कानून में जो लिखा हुआ है उसमें किसी को भी लगाया जा सकता है, अफसर भी लगाया जा सकता है, सिविल सोसाइटी से भी लगाया जा सकता है। अब ये सिविल सोसाइटी या अफसरान, चाहे लोकल गवर्नमेंट के अफसरान हो या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अफसरान हो, ये इनको लगाया जा सकता है। इसमें कोई मना नहीं है किसी ख़ास तबके के लिए। उस बुनियाद पर अभी 2-4 दिन है, हमने तो एक फीलर छोड़ दिया कि जी हम किसी सिविल सोसाइटी वाले को भी कंसीडर कर सकते हैं। जाहिर है इसमें कुछ नाम आएंगे, नाम आने के बाद हो सकता है। चलें, निसार खोड़ो साहब बहुत शुक्रिया। मौजूद थे पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा निसार खोड़ो और कह रहे थे कि किस नाम के बारे में, मखसूस नाम के बारे में गौर हो रहा है कराची के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर। अभी वो इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उन्होंने कहा कि ये कोई सिविल सोसाइटी का बंदा भी हो सकता है, कोई सरकारी एहलकार भी हो सकता है, सरकारी अफसर भी हो सकता है, कोई सियासतदान भी हो सकता है। ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्स को एडमिनिस्ट्रेटर कराची लगाया जा सकता है। निसार खोड़ो साहब इस सिलसिले में हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और निसार खोड़ो की गुफ्तगू आप देख रहे थे। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि जो ज़िला बनाया गया है वो इंतज़ामी बुनियाद पर बनाया गया है। उनकी गुफ्तगू आपने देखी। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंग्लैंड में इस वक्त पाकिस्तानी टीम बहुत बुरी शिकस्त से दुचार हुई है। 10 साल बाद इंग्लिश सरजमीन पर पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज़ में शिकस्त का सामना करना पड़ा। गो कि 14 टेस्ट कल ख़त्म होगा, लेकिन वो ड्रॉ हो या पाकिस्तान को उसमें शिकस्त हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पाकिस्तान अब सीरीज़ हार चुका है। एक ब्रेक के बाद इस पर भी बात होगी। सलमान भट्ट भी हमारे साथ मौजूद होंगे और कामरान अकमल भी हमें ज्वाइन करेंगे एक ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। और इंग्लैंड की टीम अब पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में शिकस्त दे चुकी है। 10 साल बाद पाकिस्तान को इंग्लैंड में ये शिकस्त का बार उठाना पड़ा। बड़े बड़े नाम पाकिस्तान की टीम के मैनेजमेंट में शामिल हैं। इसमें यूनुस खान, वकार यूनुस, मिसबाह उल हक, मुश्ताक अहमद हैं। 1.5 से 2 माह पहले पाकिस्तानी टीम को इंग्लैंड भेज भी दिया गया था। उसके बावजूद ये बदतरीन शिकस्त पाकिस्तानी टीम को हुई है। इसी पर बात करते हैं। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। मिर्ज़ा साहब, क्या वजह बनी है? अब तो बड़े बड़े नाम मौजूद हैं। वकार यूनुस बॉलर्स को कोच करने के लिए हैं, मुश्ताक अहमद स्पिन बॉलिंग कोच हैं, यूनुस खान बैटिंग स्पेशलिस्ट हैं, मिसबाह उल हक हेड कोच हैं, फिर ये रिजल्ट्स आ रहे हैं। देखिए, इसमें अरबाब जहांगीर जो नीयतों का बड़ा दखल होता है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो स्ट्रेटजी प्लान की इस दौरे के लिए, एक तो लोग इस बात पर हैरान थे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस सूरत हाल में, जबकि कोविड-19 था, वो इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड की दावत को कैसे कबूल कर लिया। और क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को उन्होंने कुछ ऑफर किया? क्योंकि पाकिस्तान से पहले जब वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम इंग्लैंड आई तो उसको 3 मिलियन पाउंड दिए गए। बाद में जब शोर मचा तो उन्होंने कहा जी हमने तो लोन दिया है इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को कुछ नहीं मिला। उसके के पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वो इम्पोर्टेड हैं। वसीम खान साहब बर्मिंघम में पैदा हुए, वो पाकिस्तान आए और एक अफरा तफरी में टीम को जबरदस्ती ऐसा लग रहा था कि भेजा गया। आप देखें जो अकोमोडेशन थी टेस्ट सीरीज से कबल, वहां पर ट्रेवल लॉज में ठहराया गया। सही, ठीक है। जरा परफॉर्मेंस एनालिसिस पे भी आते हैं। सलमान बट भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेटर हैं। सलमान, बैटिंग फेल हो गई, बॉलिंग फेल हो गई। इंग्लिश पिचेस पर हमेशा ही ऐसा होता है, लेकिन इस बार तो टीम को बहुत पहले भेज दिया गया था, वक्त से पहले। तो तैयारी नहीं की, वहाँ घूमने फिरने गए थे क्या? तैयारी तो आपस में मैचेस खेलते रहे हैं और कंडीशन को जो है होने के लिए सलमान, आपकी आवाज़ सही तौर पर नहीं आ पा रही, आपको रिकनेक्ट करते हैं ज़रा। ये सवाल मैं मिर्ज़ा साहब की तरफ लेकर जाता हूँ। मिर्ज़ा साहब, ये चलें, बैटिंग फेल हो जाती है, बॉलिंग फेल हो जाती है, कहीं कोई एक शोबा तो क्लिक करता है, लेकिन दोनों ही फेल हो गए। तीसरे टेस्ट में 600 रन बन गए, पहले टेस्ट में बैट्समैन कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल सके, एक शान मसूद के अलावा। अरबाब, इसकी बुनियादी वजह नाकिस कप्तानी है। पाकिस्तान की कप्तानी ऐसी थी, हम पहला टेस्ट जीत सकते थे मानचेस्टर में जब इंग्लैंड को 277 रन का टारगेट मिला था और 117 पे हमने उनके 5 आउट कर लिए थे और फिर उसके बाद वो मैच पाकिस्तान की गिरफ्त से निकल गया। इसी तरीके से इस टेस्ट मैच में जो साउथहैम्पटन में जारी है, पाकिस्तान ने 127 पे उनके 5 आउट कर लिए और फिर उसके बाद 4 आउट कर लिए और उसके बाद वो 583 रन स्कोर कर गए। तो कप्तानी, एक तो नाकिस कप्तानी, गलत हिकमत अमली। आपने कहा इतने बड़े बड़े नाम टीम के साथ है, लेकिन हिकमत अमली तो देखें। फास्ट बॉलिंग कोच वकार यूनुस पहले पाकिस्तान के हेड कोच रहे हैं, अब वो फास्ट बॉलिंग के कोच हैं। वो यंगस्टर्स पे रिलाय कर रहे हैं, आपकी नतजुर्बाकार बॉलिंग के नसीम शाह और शाहीन आफरीदी, जिन्हें फर्स्ट क्लास का इतना तजुर्बा नहीं है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के दौरे में उन्होंने मूसा खान को खिला दिया। तो हिकमत अमली का फुकदान था। मैं समझता हूँ कि प्रॉपर एक इन्होंने प्लान नहीं किया, हिकमत अमली नहीं इख्तियार की, जिसकी वजह से पाकिस्तान को, और फिर सबसे बढ़कर नाकिस कप्तानी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा। साहब, ये सिर्फ कप्तानी और प्लानिंग तक की चीज़ रहेगी या फिर क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन एहसान मानी, उनकी तैनाती की वज़ीर आज़म ने, वो तो क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं। एहसान मानी ICC को चला चुके, वज़ीर आज़म हमारे पाकिस्तान के दुनिया के 4 बेहतरीन ऑलराउंडर्स में उनका शुमार हुआ करता था अपने दौर में। तो फिर उन लोगों की तवज्जो क्यों नहीं है इस जानिब? यही तो हैरत है अरबाब जहांगीर। जब वज़ीर आज़म इमरान खान बने तो इस बात की तवक्को की जा रही थी, बल्कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनने से पहले भी ये कहते रहे कि हमारी हुकूमत आने दे, मैं क्रिकेट को ठीक करूँगा। लेकिन वो दीगर मामलात में इतने उलझ गए कि वो क्रिकेट के लिए वक्त ही नहीं निकाल सके। 2 साल के अरसे में एहसान मानी साहब को उन्होंने चेयरमैन बनाया, माशाल्लाह 75 बरस के। उन्होंने अपने इख्तियारात जो है वो बर्मिंघम से आए हुए वसीम खान को ट्रांसफर कर दिए। तो इस तरह से तो क्रिकेट बोर्ड नहीं चलता ना, कि जिस तरह के मामलात थे। और अब आप देखें, इन्होंने धड़ाधड़ कोचेस भर्ती कर लिए। एक तरफ डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी है, खिलाड़ी बेरोजगार हो गए। दूसरी तरफ आप साबित टेस्ट क्रिकेटर्स को इस वजह से नौकरी दे रहे हैं कि उनके मुंह बंद हो जाए, वो बोर्ड पर तनकीद करना छोड़ दें। तो बहुत सारे मसाइल हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस सूरत हाल में है। आप देखें ना, जो ICC की टेस्ट चैंपियनशिप की रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान 5वें नंबर पर है। एक जमाना था पाकिस्तान T20 की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 टीम था। हमने इतनी सीरीज जीती, अब कहाँ है? तो कारकर्दगी टीम की बजाय
बुलंदी की तरफ जाने के पस्ती की तरफ गामने मिर्जा साहब, उस T20 टीम के जो कप्तान थे सरफराज अहमद, अब उनको दौरे पर तो ले गए, किसने भेजा? किसी ने लगता है ज़बरदस्ती भेज दिया कि वहाँ वो ग्राउंड में पानी पिला रहे हैं, वो जूते लेके आ रहे हैं प्लेयर्स के लिए। जब 11 में खिलाना ही नहीं था, रिजवान आपकी फर्स्ट चॉइस था, तो फिर ले जाने का मकसद क्या था उनको दौरे पर? ले जाने का मकसद ये था कि मीडिया बहुत शोर मचाता, अगर सरफराज अहमद को ड्रॉप कर देते तो मीडिया बहुत ज्यादा शोर मचाता, तो मीडिया को खामोश करने के लिए सरफराज को रखा गया। अब आप देखें जो T20 टीम अनाउंस की उसमें भी 2 विकेट कीपर हैं, जो इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज होगी उसमें भी 2 विकेट कीपर रिजवान और सरफराज को रखा गया। तो बोर्ड तनकीद से बचना चाह रहा है, क्योंकि कई साबिक टेस्ट क्रिकेटर, चाहे वो मियां डाद हो, अब तो वो खामोश हो गए क्योंकि उनके भांजे फैसल इकबाल आ गए क्रिकेट बोर्ड की सिलेक्शन कमेटी में, चाहे वो आमिर सोहेल हो, बहुत सारे जो साबिक टेस्ट क्रिकेटर्स थे वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसियों को तनकीद का हदफ बनाते रहे हैं, बना भी रहे हैं। आमिर सोहेल हुए, आकिब जावेद हुए, वो नहीं चूकते, लेकिन बाकी ऐसे क्रिकेटर हैं कि जो पहले तनकीद कर रहे थे, अब उन्हें नौकरियां मिल गई तो उनका मुंह बंद हो गया। तो समझ में नहीं आता कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अरबाब पॉलिसी क्या है। सही। और मिर्जा साहब, 10 साल बाद वापसी हुई फवाद आलम की, उनकी परफॉर्मेंस ने मायूस किया आपको? जहां अजहर अली ने सेंचुरी कर दी, शान मसूद ने सेंचुरी कर दी, रिजवान और आबिद अली ने भी थोड़े थोड़े रन्स कर दिए, वहाँ फवाद आलम मुकम्मल फ्लॉप हो गए। फवाद आलम को इन्हें चांस देना चाहिए था। यहाँ जो श्रीलंका के खिलाफ सीरीज थी जिसमें नेशनल स्टेडियम कराची में शान मसूद ने सेंचुरी स्कोर की, जहाँ अजहर अली ने सेंचुरी स्कोर की, क्योंकि डोमेस्टिक की वो जबरदस्त फॉर्म में थे, लेकिन कहते हैं ना कि अमाल का दारोमदार नियतों पर होता है, तो इनकी नियत सही नहीं थी, क्योंकि वो तो हारिस सुहेल अगर अपने आप को विड्रॉ नहीं करते तो फवाद आलम तो इंग्लैंड जाते ही नहीं। तो फवाद आलम को मौका दिया गया और एक ऐसी जगह मौका दिया गया, उनको बांग्लादेश के खिलाफ भी नहीं खिलाया गया, उनको मौका इंग्लैंड में दिया गया, जहां वो उस तरह से एक आदमी अगर अरबाब तकरीबन 10 साल 9 महीने के बाद आएगा इंटरनेशनल क्रिकेट में, प्रेशर तो होगा उस पर। और फवाद आलम ने सेकंड इनिंग में 21 रन स्कोर किए पहली इनिंग में, लेकिन उन पर बहुत यही वो मौके होते हैं ना जब बड़े प्लेयर को परफॉर्म करके अपने आप को बड़ा साबित करना होता है। वो मुल्तान में इंजमामुल हक की रिटर्न तो आपको याद होगी, उन्होंने सेंचुरी करके मैच जिता दिया था। तो लेकिन आप कहाँ इंजमाम से तो फवाद आलम को नहीं कंपेयर कर सकते, इंजमाम बहुत बड़े खिलाड़ी थे। फवाद आलम को इस चांस को ग्रैब करना चाहिए था, मैं समझता हूँ, लेकिन उनकी बदकिस्मती है कि वो उनको एक ऐसी उम्दा गेंद पड़ी डॉम बेस्ट की जिस पर वो कॉट बिहाइंड हो गए, उनको करना चाहिए था। लेकिन ये क्रिकेट बड़ा ट्रिकी खेल है अरबाब जहांगीर, यहाँ पर मौके जब दिए जाते हैं ऐसी मुश्किल सूरत हाल में जहाँ खिलाड़ी कुछ न कर सके। अगर आप पसंदीदा खिलाड़ी हैं तो आपको ऐसी पिच पर मौका मिलेगा कि जहाँ रन्स के अंबार लगते हो वहाँ आप रन्स बनाएंगे, लेकिन अगर आप पसंदीदा नहीं है, लोग जान छुड़ाना चाहेंगे आपसे, तो फिर आपको ऐसी पिच पर खिलाया जाएगा जहाँ आप एक्सपोज हो जाएंगे, और यही हुआ है फवाद आलम के। सही। और मिर्जा साहब, अब अजहर अली की कप्तानी का फिर क्या फ्यूचर है? ज़ाहिर है ये टेस्ट सीरीज तो पाकिस्तान हार गया, T20 वनडे टीम में वैसे ही सेलेक्ट नहीं होते, सिर्फ टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं, तो आगे अब बोर्ड रख पाएगा इनको कप्तान बरकरार, या फिर कोई और ऑप्शन है ज़ेरे गौर? देखें, अजहर अली को हेड कोच मिसबाह-उल हक की सरपरस्ती हासिल है, उनकी बड़ी पुरानी दोस्ती, और मिसबाह-उल हक की अजहर अली को वापस टेस्ट कैप्टन की हैसियत से लाए, सरफराज को हटाकर अजहर अली को बनाया गया। अगर अजहर अली सेंचुरी नहीं करते साउथहैम्पटन टेस्ट में तो मुझे तो लग रहा था कि उनकी टीम से भी जगह चली जाती, लेकिन सेंचुरी उन्होंने स्कोर की है। ठीक है, एज अ बैट्समैन वो खेलें, लेकिन मैं समझता हूँ कि उनकी कप्तानी जो थी वो बड़ी गैर मुतासिर कुन थी, और आइंदा आने वाले वक्त में अजहर अली को अगर मिसबाह-उल हक ने ज्यादा फेवर नहीं किया तो मुश्किल लगता है कि वो पाकिस्तान के कप्तान रहें। तो मिर्जा साहब, ये मिसबाह-उल हक से बोर्ड इतना मुतासिर क्यों है कि चीफ सेलेक्टर भी वही हैं, टीम के हेड कोच भी वही हैं, कप्तान भी उन्हीं की मर्जी से आ रहा है, गेम प्लान भी वही देते हैं प्लेयर्स को? बाद लोग तो ये कहते हैं उनका नाम मिसबाह-उल हक नियाजी है, इसलिए शायद मियां वाली से उनका ताल्लुक है, लेकिन ये लोगों की कहने की बातें हैं। मिसबाह-उल हक क्यों फेवरेट है ये सब हैरान है, क्योंकि एक बरस पहले तक तो वो खुद क्रिकेट खेल रहे थे और अचानक उनको इतने सारे होते। एहसान मानी की चॉइस है वो, या इमरान खान की चॉइस है, वसीम खान की चॉइस है, किसकी चॉइस है वो? मैंने आपको बता दिया कि उनका नाम है मिसबाह-उल हक नियाजी। अब आप समझ जाएं कि वो किसकी चॉइस होंगे, क्योंकि एहसान मानी और वसीम खान के बस की बात नहीं है इस तरह के डिसीजन लेना कि एक आदमी के सर पर इतने सारे कैप सजा दिए जाएं, तो यकीनन कहीं ना कहीं तो उनके लिए जिस तरह आपका इशारा है वो तो बहुत एग्रेसिव होते थे फील्ड में भी, एज कप्तान भी। मिसबाह-उल हक तो ना कभी एग्रेसिव कप्तान रहे, ना वो एग्रेसिव कोच साबित हो पा रहे हैं, ये तो बड़ा डिफरेंस है। ये आपका $1 मिलियन क्वेश्चन है कि अग्रेशन मिसबाह-उल हक में नहीं है, लेकिन होता है ना कि अगर किसी पर आपका एतमाद हो या किसी को आपने नवाजना हो, तो चाहे उनमें अग्रेशन हो, चाहे उनमें डिफेंसिव मोल्ड में हो, उनको रखा जाता है। तो मिसबाह-उल हक को शायद इसीलिए
रखा गया है। अब देखते हैं उनको, अब देखें ना, बैटिंग कोच की तो जिम्मेदारी उनसे वापस ले ली गई। यूनुस खान बैटिंग कंसल्टेंट की हैसियत से गए और खबरें ये गश्त कर रही हैं कि शायद उनसे चीफ सिलेक्टर की जिम्मेदारी वापस ले ली जाए। उसकी वजह यह है कि शोएब अख्तर का नाम आ रहा है। तो अब देखते हैं कि मिसबाह-उल हक जो 3-4 कैप से उनमें से 1-2 कैप उतारने में कामयाब होते हैं या नहीं। ठीक है, चलें, अभी तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहुत शुक्रिया। मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद थे, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं। बता रहे थे कि क्या वजूहत हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम की इस बदतरीन परफॉर्मेंस की। ज़ाहिर बड़े बड़े नाम टीम के साथ एसोसिएटेड हैं मैनेजमेंट में, लेकिन वो रिजल्ट टीम प्रोड्यूस नहीं कर पा रही कि जिसकी तवक्को इन नामों के मौजूदगी की वजह से की जा रही थी। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।